जो उसे एंजॉय कर रहे थे और उससे फ़ायदा हासिल कर रहे थे, उनका भी एहतसाब होगा। वक्त आ गया है कि इस तमाम गठजोड़ में जुड़े हुए तमाम अफराद का बिल्कुल एहतसाब होगा। सही। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। आयशा, आपकी जानिब बढ़ते हैं और बेनिफिशरीज तक बात जा रही है। जो इसके बेनिफिशरीज हैं, अब आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रही हैं, क्या समझ रही हैं? क्योंकि अब ये भी फैसल वावड़ा भी ये कह रहे थे कि उनके ऊपर भी शिकंजा मजीद सख्त होने जा रहा है। क्या मुझे सुन सकते हैं? जी जी। अच्छा, बेनिफिशरी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये देखिए एक टाइम बीइंग की बात नहीं है। कब कौन बेनिफिशरी मैंने पहले कहा कि पब्लिक डोमेन की जब हम बात कर रहे हैं ना, कि पब्लिक डोमेन में कहाँ जनरल फैज में क्या गलत किया, आपको वो पब्लिक के लिए सामने रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट दे देना, ये अब काफी नहीं रह गया है। आज हमें इस फैसले के बाद ये समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े ओहदों पर बैठे, बहुत जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग किस तरीके से ताकत इख्तियार का इस्तेमाल करते रहे, आइन और कानून को जेर करते हुए, इस मुल्क की पार्लियामान को जेर करते हुए। ये वो बात है जो हम तसलसल से कहते रहे। अब ये मैं कह दूं कि कल के जो बेनिफिशरी थे, जो आज के बेनिफिशरी हैं, जो उससे पीछे के बेनिफिशरी थे, जो आने वाले कल के बेनिफिशरी होंगे, हमें दोबारा से इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखने की जरूरत है। सबको दो दो कदम पीछे हटकर अपनी हद में जाने की जरूरत है। बेनिफिशरी हर वक्त में कोई ना कोई रहेगा जब हम अपनी लाइन क्रॉस करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आज तय कर लिया जाए कि ये एक की हद है, ये दूसरे की हद है, कोई एक दूसरे की हद में नहीं जाएगा। क्योंकि जब जब मुल्क और रियासत को जरूरत पड़ेगी, अवाम तो एक लाइन बनाकर डिसिप्लिन तरीके से यस कहते खड़ी हो जाएगी। लेकिन मुल्क में तरक्की करनी है, मईशत में तरक्की करनी है, इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क के बच्चों ने तरक्की करनी है, नौजवानों ने आगे बढ़ना है। ये जो डिबेट है, ये डिबेट नई नहीं है। आज इस फैसले ने उस बात पर सब्त कर दिया है, मोहर लगा दी है, जो कई दहाइयों से यहाँ गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरीके से लाइन क्रॉस की जाती है, किस तरीके से सियासत आपकी गंदी होती है, या फिर सियासी फैसले दूसरे इदारों में जाते हैं। बात एक इदारे की नहीं रह जाती है, बात मुल्क के तमाम इदारों की तरफ जा रही है। आज आपके वो इदारे जिन्हें करप्शन की रोकथाम करनी है, वहां से सवाल उठ रहे हैं। आपकी पुलिस के ऊपर अभी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट क्या बता रही है, उसका तासुर क्या है? आज जब कोई मुआहदे कर रहे हैं, वहां पर तासुर क्या है? तो सोचने की बात यह है कि हमें अब यहाँ से एक फैसला करना है, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। जो आइन मौजूद है, आप करें आइन साथियां, लेकिन क्या वो अवाम के लिए हो रही है? क्या वो अवाम को डिलीवर करने जा रही है? अगर ये बातें आज तय ना की, तो सिर्फ ये आप और मैं बैठ के आज गुफ्तगू कर लें, या हम कहें कि 14 साल सजा हो गई, कुछ बातें नजर आई, कुछ बातें नजर नहीं आई, कुछ अंडर द कारपेट चली जाएं। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि जो अवाम की डोमेन के अंदर आकर गलत कुछ किया गया है, वो अवाम के सामने तफसील से रखा जाए। अवाम को इस बात का शऊर दिया जाए कि यहाँ आपकी सरहद के अंदर आकर आपके साथ ज्यादती की गई है। अगर ये बातें क्लियरली और वजाहत से जनरल फैज के किरदार को लेकर अवाम के सामने नहीं रखी जाती, हम नहीं कह सकते कौन बेनिफिशरी कब था, कौन बेनिफिशरी कब नहीं था। जाहिर बात है, आज का वक्त, आज के इख्तियार और आज की ताकत तय कर देगी कि ये लोग गलत थे, आने वाले वक्त का गलत कोई और होगा। ये हर बार हम अवाम को धोखा नहीं दे सकेंगे कि 5 साल पहले जो गलत थे वो 5 साल बाद सही हो गए, 5 साल बाद सही, 5 साल बाद गलत हो गया। ये तो फिर वो दायरा है जिसको हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। आज हम 25 करोड़ का मुल्क है, हमने आगे जाना है, हमें तरक्की करनी है। आज हमें रियासत, आज हमें हुकूमत बताती है कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, मईशत बहुत आगे जाएगी। लेकिन बिना बुनियादों के अंदर जो हमने सुराख कर दी है, उनको ठीक किए बिना तो हम आगे नहीं जा सकते। तो बेनिफिशरी मत ढूंढें, ये ढूंढें कि ये सब क्यों हुआ, ये सब कैसे हुआ, क्या चाह कर किया गया, क्या वो हासिल हुआ। अगर तो हम नाकाम रहे जो करना चाहा इसके जरिए, तो फिर इसका मतलब है हम बीइंग फेलियर खड़े हैं। तो हमें इन सवालों के जवाब मिले, अवाम को मिले, रास्ता आज से आगे का तय किया जाए, फिर तो हम कह सकते हैं कि ठीक है जी, जबरदस्त काम हुआ है, अब के बाद ये नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। असल बात है उन अहम सवालों के जवाब तलाश करना, क्योंकि पिछले 10-12 साल बहुत से ऐसे सवाल हमारी जबान से आने से पहले भी रोक दिए जाते थे। जबान पर आने के बाद हमें धमकी भी मिल जाती थी कि आपने ये बात कैसे कर दी। आज हम बहुत कुछ कह पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अवाम के सामने सब कुछ आ गया है। जो बातें कही जा रही थी, इस फैसले ने उन पर मोहर लगा दी है कि ये सब कुछ होता रहा है, क्यों, कैसे, ये बहुत तफसीलन अवाम को देने की अशद जरूरत है। सिर्फ एक फैसले तक महदूद करके अवाम को ना बांध दिया जाए कि एक शख्स जिम्मेदार था। एक शख्स तो बहुत कमजोर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। के तहत केसेस चलते हैं, वो आम अदालतों के केसेस से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उसके अंदर आप सिर्फ पेशियां भुगतते नहीं हैं, तारीखें लेते नहीं हैं, वो कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं। तो
जितनी देर भी ये केस चला उसके अंदर जितनी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, मेरे ख्याल में आम अदालतों में जो केसेस चलते हैं उनके अंदर 5 साल में भी इतना काम नहीं होता। तो एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये कोई बहुत जल्दबाजी के अंदर या तारीखें ले के और तवालत पजीर करके केस को नहीं चलाया गया। दूसरी बात, जो चार्जेस हैं 4 के 4, उन चारों पर जो जनरल फैज हमीद हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो गिल्टी पाए। ये चार्जेस बड़े संजीदा हैं। इसके अंदर आर्मी का अपना डिसिप्लिन भी इन्वॉल्व है, रियासती मामलात भी इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर सियासी मामलात भी इन्वॉल्व हैं। और फिर इसी प्रेस रिलीज के अंदर अगर आप देखें, जो आखिरी पैरा है वो सबसे अहम है, जिसके अंदर ये कहा गया कि इनकी सियासी अनासर के साथ गठजोड़ जिसके जरिए रियासती अमूर में खलफिशार या फितना और अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, उसका भी जायजा लिया जा रहा है। अच्छा, इसमें उन्होंने 9 मई का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आप पिछले साल दिसंबर में ISPR की प्रेस रिलीज को उठा के देखें, जो इत्तेफाक की बात है 11 दिसंबर को ही छपी थी, उसके अंदर भी एक पैरा लिखा गया जनरल फैज हमीद के केस के बारे में, जिसमें बाकायदा 9 मई के केस का जिक्र है। आज की प्रेस रिलीज में इस केस का जिक्र नहीं है, लेकिन 9 मई की केस का जिक्र है पिछले ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर। ये मुराद ये कि मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये मामला अब चलेगा, क्योंकि जब जनरल फैज हमीद ने अपना दिफा किया होगा अपनी पसंद के लॉयर्स के जरिए, जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि उनको लॉयर मुहैया किए गए थे, तो फिर उन्होंने दिफा में कुछ बातें की होंगी, कुछ मवाद शेयर किया होगा, कुछ वहां पर ऐनी शाहिदीन होंगे, कुछ टेस्टिमनीज होगी, कुछ तहकीक होगी, उससे जो मवाद निकला होगा उसको अब मुमकिना तौर पर जुड़ जाना है उस मुकदमे के साथ जिसमें 9 मई भी आता है। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है आज की, अगर आप इस जाविये से देखें। और फिर ये देखें, ये सजा जो है ये सिर्फ 14 साल की सजा नहीं है। अमूमन 14 साल आपको पता है उम्र कैद सजा होती है, 14 साल उम्र कैद ही मुतसव्वर होती है। 14 साल की सजा है और ये कैद बा मुशक्कत है। ये ऐसी कैद नहीं है कि जिसके अंदर आपके पास TV भी मुहैया होगा और अखबार भी होगा और आपके पास जिम भी होगा, पसंद के खाने होंगे। ये कैद बा मुशक्कत है, जिसके अगर आप सख्त तरीन तशरीह करें तो बहुत ही सख्त है, और नरम तरीन तशरीह भी करें फिर भी वो सख्त है। तो एक मयार मुकर्रर कर दिया गया है कि जिन लोगों ने पिछले सालों में ये काम किए थे उनका मुस्तकबिल क्या है। और अगर ex-DG ISI, एक्स पेशावर कोर कमांडर और उस वक्त के तमाम मामलात का करता धरता कैद मुशक्कत की सजा पा सकता है, तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जो सियासी साथी उनके साथ मिलके या उनको इस्तेमाल करके ये काम कर रहे थे, उनके लिए कैसे मुकदमात बनेंगे। सही। बिल्कुल तला साहब, यही बात आपकी वाली बात कि अभी जैसे कि हमारे साथ फैसल बावडा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पीर बहुत अहम है, बड़े बड़े उन्होंने कहा है कि वो हम देख सकते हैं अब लोगों के खिलाफ भी शिकंजा कस सकता है। तो आप कैसे सर इसको देखते हैं आगे हालात, बिलखुसूस PTI के अगर हम सियासी करियर की बात करें तला साहब, तो किस जानिब मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ बाज औकात बतौर सहाफ़ी, हालांकि जिन 3.5 साल में 4 साल में फैज हमीद का तमाम नेटवर्क काम कर रहा था, मैं तो TV पर सेंसर्ड था, मुझे तो ना TV पर आने की इजाज़त थी, ना मैं किसी अखबार में लिख सकता था। लेकिन जाहिर है अपना काम तो हम कर रहे थे बतौर सहाफ़ी। ये तो मुझे इसमें बड़ी हैरानी होती है जब बहुत से लोग जो उस तमाम निज़ाम के बेनिफिशरी रहे, और हमने जनरल फैज हमीद की ताकत देखी है, हमने जनरल बाजवा की ताकत देखी है, हमने बानी PTI के अंदाज और उनके नखरे देखे हैं कि वो ताकत कहाँ पर थी और कैसे इस्तेमाल होती थी। तो जब उस निज़ाम के बेनिफिशरी आज आकर हमें बताते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ, तो थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि हमने इनमें से बहुत सारे लोगों को उस निज़ाम से बराह रास्त फेवर्स लेते हुए देखा है। अब ये जो गिरफ्त है उस मुकदमे की, उस गिरफ्त में कितने लोग आएंगे, उस निज़ाम के अंदर रहते हुए कितने लोगों ने फवायद हासिल किए और कितने लोगों ने साजिशें की। मेरे ख्याल में जो साजिश वाला उनसर है वो हावी होगा। फवायद तो बहुत सारे लोगों ने हासिल किए, उसमें तो अगर आप जाएंगे तो फिर जो फहरिस्त है तवील होगी, ना खत्म होने वाली होगी। लेकिन जिन लोगों ने रियासत को नुकसान पहुंचाया, इदारों के अंदर खलफिशार फैलाया, इदारों के अंदर उन्होंने कू करवाने की कोशिश की, म्यूटिनी करवाने की कोशिश की, बगावत करवाने की कोशिश की, मेरे ख्याल में उनके लिए हालात बहुत सख्त होने वाले हैं। और फिर अगर वो तमाम चीजें साबित होती हैं
کہ اب دیکھیں اگر وہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں تو انہوں نے اپنے دفاع میں کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا نا جی کہ میں تو براہ راست وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کر رہا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے. اس کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ فوج کے ذریعے نہیں ہوتا, تعیناتی فوج کے ذریعے ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی فوجی ہی ہو, وہ نان فوجی بھی ہو سکتا ہے. تو چین آف کمانڈ اس کی پرائم منسٹر ہے. تو اگر انہوں نے دفاع میں یہ کہا ہو کہ جی اس وقت کے وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق میں کام کر رہا تھا, تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, کہ ریاست کے نظام کو کیسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. اور اگر 9 مئی میں ایک باقاعدہ بلو پرنٹ آپ کو نظر آئے کہ کس طریقے سے آپ نے بغاوت کروانی ہے اور اس کے اندر سیاسی عناصر ملوث ہو, تو یہ معاملات تو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہم کوریج کرتے رہتے ہیں کہ آج وہ بیٹھ گئی اور وہ اٹھ گئے, اس سے کہیں آگے کے ہیں. بڑی اہم خبریں بننے والی ہیں اس حوالے سے. صحیح, اہم خبریں بننے والی ہیں. ساتھ ہی رہے گا سر کرن, آپ کی جانب بڑھتے ہیں. اہم خبریں بننے والی ہیں اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے یہ کیس وہاں تک جائے گا اور پکڑ مزید سخت ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, جیسے میں نے آغاز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اب یہ بال جو ہے نا وہ حکومت کے کورٹ میں اور پروسیکیوشن کے کورٹ میں آ گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی, اور آپ کے پاس ابھی مہمانوں میں جب طارق فضل چودھری صاحب آئے اور عطا اللہ تارڑ صاحب آئے, تو میں ان سے یہی بات جاننا چاہ رہی تھی, کیونکہ جس وقت یہ 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا, واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد کی ہم نے گورنمنٹ کو دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی, اور اللہ غریق رحمت کرے عرفان صدیقی صاحب کو, کہ جو کچھ پوائنٹس بنا رہے تھے, جو کہ کمیٹی بنا رہے تھے, اس کمیٹی کے تھرو پھر اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے جو بھی جو اس میں انوالو لوگ تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا. لیکن پھر وہ بات ہوئی